हेलो एवरीवन, दिस इज किम कुन एंड वेलकम टू द चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं एंड खुद ही आप देख लो। आप में से 90% ऑफ द पीपल जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड ऐसा ही कुछ अगर चलता रहा तो मेरा चैनल कभी मोनिटाइज नहीं हो पाएगा। एंड या आधे घंटे की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड या एक और रिक्वेस्ट, अगर प्लीज़ हो सके तो मेरी वीडियोस को 2x पे ना देखो, वॉच टाइम पूरा नहीं हो पा रहा एंड आई डोंट थिंक सो मेरी मोनेटाइजेशन हो पाएगी अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो। एंड या दैट्स इट, अभी के लिए हम वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स को दिखाने से होती है, जहाँ पे कई सारे मार्शल आर्टिस्ट बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो अपने आगे पीछे देख रहा होता है। तभी उसे एक अंकल जी, जो कि शायद दूसरे मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक चाय का कप लेकर अप्रोच करते हैं। अंकल जी इससे पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? ये सुनने के बाद ये बंदा थोड़ा सा हेजिटेट करता है एंड उनके हाथ से कप लेते हुए कहता है, हाँ, इससे पहले मैं काफी सारे डंजन्स एंड पोर्टल्स में गया हूँ, बट ऐसी जगह पर मेरा आना पहली बार है और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा नर्वस भी हूँ। ये सुनने के बाद ये अंकल जी हंसने लग जाते हैं, हा 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 हा। बहुत बुरी हंसी थी, बहुत बुरी। एंड देन फिर ये अंकल जी अपनी हंसी खत्म करने के बाद इस नौजवान को कहते हैं कि ऐसी जगहें कई सौ सालों से अबेंडेंट पड़ी हुई हैं, जिस कारण ऐसी जगहें कई सारे खूंखार मॉन्स्टर से भरी रहती हैं और हो भी सकता है यहाँ एशियंट टाइम यानी पुराने जमाने के मॉन्स्टर भी घूम रहे हों। और ऐसे ही बात करते करते ये अंकल जी इस लड़के के साइड में बैठ जाते हैं, पर फिर अचानक ही इस बंदे को कुछ याद आता है एंड ये इन अंकल से पूछता है कि बट क्या हमारे एक्सपेडिशन लीडर उस प्रेस्टिजियस मार्शल ली क्लैन से नहीं आते हैं? मैंने सुना है कि वो क्लैन लीडर के भाई हैं, तो फिर तो वो पक्का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना? इस नौजवान की बातें सुनने के बाद ये अंकल जी एक कॉर्नर में किसी की ओर देखते हैं। अंकल जी वहां से अपनी नजरें वापस ले लेते हैं एंड देन ये हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? एंड देन हमें हमारे एमजी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपनी 40 की उम्र में चल रहा है, यानी वो 40s में चल रहा है। और फिर ये अंकल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि ये बंदा कोई भी स्पेशल पर्सन नहीं है, ये एक नाजायज औलाद है जिसे अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है बिकॉज वो काफी ज्यादा वीक था। एंड देन सीन फिर से लिचुअल की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी जिंदगी पर गिव अप कर दिया। ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि ये बंदा एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आता है। और हमें ये भी पता चलता है कि हमारा ली चुआल मार्शल क्लैन का 9th सन है एंड ये एक नाजायज औलाद है। और फिर ये अंकल हमारी ली की हालत देखने के बाद अपनी बात कंटिन्यू करते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है एंड इसी के साथ साथ वो हमारे एमसी पे कई सारी और बातें कहते हैं, यानी उसको बेइज्जत करते हैं। और ये अंकल आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसकी इन्हीं कमियों के कारण ये मार्शल आर्ट के 7th लेवल पे ही पहुंच पाया है और हम इस जैसे बंदे पे कैसे रिलाई कर सकते हैं जो कि खुद इतने कम लेवल पे है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं वो हमारे च्योल को आवाज लगाता है एंड वो कहता है कि एक्सपेडिशन लीडर, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। इस बंदे की आवाज सुनने के बाद च्योल अपना सिर ऊपर करता है एंड देन फिर से अपना सिर नीचे करने के बाद कहता है कि ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा च्योल और बाकी के पार्टी मेंबर्स, बाकी के मार्शल आर्टिस्ट हमारी च्योल के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, बट हमारा च्योल काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा होता है, स्पेशली इस जर्नी के बारे में। उसको इस जर्नी के बारे में काफी अनईजी फीलिंग्स आ रही होती हैं। उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि ब्लैक स्फीयर कोर, जो कि एक स्पेशल फोर्स है, वो ली मार्शल क्लैन के हेड को सर्व करती है और उन्हें तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर किसी कारण मुझे यहाँ से सही फीलिंग नहीं आ रही, मुझे काफी बैड फीलिंग्स आ रही हैं। तभी हमारा ली पास्ट के मेमोरीज को याद करने लग जाता है एंड वो इन मेमोरीज को याद करते हुए कहता है कि मेरे पास भी एक समय पे कई सारे ड्रीम्स और कई सारे सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था, और जब मुझे ये पता चला कि मैं सुप्रीम ली मार्शल क्लैन का एक वंशज हूँ, तो उसी समय सिलेक्शन सेरेमनी में मुझे एक सुप्रीम डिवाइन वेपन ने चूज भी कर लिया। ली कहता है कि उस समय मैं ये सोचा करता था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन मुझे पक्का रिकॉग्निशन मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो दिन कभी आ ही नहीं पाया जब हमारे ली को रिकॉग्निशन मिली। वो कुछ 7 या 8 साल का था जब एक डॉक्टर ने उसे ये बताया कि उसका माना फ्लो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जिस कारण वो कभी भी मार्शल लेवल्स में ऊपर नहीं जा पाएगा, और अगर वो इस तरह के माना के साथ अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा तो वो अपने माना को बिल्कुल स्टेबल नहीं रख पाएगा, जो इंजरीज में रिजल्ट हो सकता है, यानी इसको इंजरीज हो सकती हैं अगर ये प्रैक्टिस
वापस आगे करता रहा। तो ये बातें हमारे उस समय के ली के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक थी। वो ये सब सुनकर सहम चुका था, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था एंड उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। एंड फिर हम देखते हैं कि एक बटलर ली फैमिली के लीडर एंड हमारे ली के फादर को ये कहते हैं कि हमारी ली की इस कंडीशन के साथ वो कभी भी मास्टर लेवल के 9th लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। और बटलर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर यंग मास्टर इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये कोई मिरेकल से कम बात नहीं है। ये बातें सुनने के बाद ली के फादर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड पीछे मुड़ जाते हैं। फिर हमारा ली कहता है कि वही समय था जब सब चीजें बदल गई और जब बाकी के लोगों को मेरी इस कंडीशन के बारे में पता चला तो उन लोगों ने मेरी स्वॉर्ड सिलेक्शन को एक मेयर कोइंसिडेंस कहकर नकार दिया, यानी ये कहकर नकार दिया कि ये उसके लायक नहीं है, वो तो एक सिर्फ तुक्का था। बट फिर भी मैंने अपना सब कुछ दे दिया ताकि मैं उन लोगों को गलत साबित कर पाऊं। इसी के साथ मैं 25 साल की उम्र में मास्टर लेवल के 7th लेवल पे पहुंचाया। इवन दो ये लेवल मेरे भाई बहनों ने तभी अचीव कर लिया था जब वो सिर्फ बच्चे थे, पर जेन्युइनली मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा खुश था। पर वो खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। जैसे ही मैं 30 का हुआ मुझे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया। उस समय जब लोगों को ये पता चला कि मेरे में टैलेंट नहीं है, अगर उस समय मेरे बड़े भाई मेरी मदद ना करते तो मैं एक जिंदा लाश बनकर रह जाता। तब से लेके आज तक मैं सिर्फ भाग ही रहा हूँ और ये भागते भागते मुझे 10 साल तो हो ही गए। अब तो तबाही का समय भी शुरू हो चुका है। मॉन्स्टर्स के रीजन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मॉन्स्टर्स बहुत ही जल्दी इवॉल्व भी होते जा रहे हैं, जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा खतरा है। मेरे फादर जिन्हें मार्शल आर्ट्स का धुरंधर माना जाता था, जो ली मार्शल क्लैन के हेड थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे फादर की मौत की न्यूज के थोड़े समय बाद ही ये काले कपड़ों में लोग मेरे को ढूंढते हुए आ गए और जब मैंने इनसे पूछा ब्लैक स्फीयर कोड तुमने मुझे कैसे ढूंढा, तो इसके जवाब में इन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। इंस्टेड इन लोगों ने मेरी तरफ एक लेटर को कर दिया एंड बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि ये लेटर तुम्हारे लिए है। इन लोगों के रवैये को देखकर हमारा ली अपनी सांस छोड़ता है एंड खुद ही से हंसते हुए कहता है, तो क्या ये मेरे सवाल को इग्नोर ही करने वाले हैं? और इसी के साथ वो इस लेटर को खोल के पढ़ने लग जाता है और लेटर पढ़ते पढ़ते उसे ये दिखता है कि लीडर की जगह ली गनसॉन लिखा गया है। वो मन ही मन सोचता है कि 3rd ब्रदर लीडर बन चुका है, तो 1st ब्रदर का क्या हुआ? हमारे ली के दिमाग में कई सारे सवाल आ ही रहे होते हैं। तभी ये काले कपड़ों में लोग कहते हैं कि ठीक है, हम 1 घंटे बाद मिलेंगे और इसी के साथ ही वापिस चले जाते हैं। हम अपने ली को देखते हैं जो कि इस लेटर को अपने हाथ में जोर से पकड़ लेता है और अर्जेंटली यानी जल्दी से इन लोगों को आवाज लगाते हुए पूछता है, मेरे बड़े भाई को क्या हुआ? हमारे ली का सवाल सुनने के बावजूद भी ये लोग इसका कोई भी जवाब नहीं देते हैं। हमारा ली कहता है कि मैंने पिछले 10 सालों में स्वॉर्ड को हाथ तक नहीं लगाया है, तो तुम मुझे क्यों मॉन्स्टर्स के रीजन में जाके इन्वेस्टिगेशन करने को कह रहे हो? ली की बातें सुनने के बाद इन लोगों में से एक बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो पीछे गुस्से में देखते हुए कहता है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम इसे रिफ्यूज करते हो? और वो ली को डराने के लिए अपने हाथ अपनी स्वॉर्ड पे रख देता है। ये सब देखने के बाद हमारा ली थोड़ा सा घबरा जाता है। ये सब देखने के बाद हमारा ली ये सोचता है कि अगर तो मैंने इन्हें मना किया तो इन लोगों ने मुझे मार देना है और कोई चारा ना होने के कारण हमारा ली कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं ना नहीं कह रहा था, मैं ये करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ली की ये बात सुनने के बाद ये लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं एंड ये हवा में ही यहाँ से कहीं गायब हो जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद ली इस पेपर को बिल्कुल क्रश कर देता है एंड इन लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड देन सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ली एंड उसकी पार्टी काफी देर से जंगल से ट्रैवल कर रही हैं एंड इन दी एंड वो एक खंडर सी हवेली के सामने जाकर पहुंचते हैं। तभी इस ग्रुप में से एक छोटा मार्शल आर्टिस्ट, मतलब उम्र में छोटा मार्शल आर्टिस्ट कहता है कि एक खंडर हवेली, बट इसकी कंडीशन उतनी बुरी भी नहीं है। तभी इन ब्लैक पार्टी का एक मेंबर हमारे एमसी को कहता है कि अब हमें इसके अंदर चलना चाहिए। थोड़ा हेसिटेट करने के बाद ये ग्रुप के सारे मेंबर अपने वेपन्स निकाल लेते हैं एंड काफी कॉशियसनेस से इस महल के यानी इस खंडर के अंदर घुस जाते हैं। ये सारे मेंबर्स काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं एंड वो अपने आगे पीछे की सराउंडिंग्स को काफी अच्छे से देख रहे होते हैं और ऐसे ही इन्हें देखते देखते काफी सारे कंकालों का ढेर मिलता है, जहाँ पे कई सारे तो इंसानों के होते हैं और कई सारे कंकाल तो मॉन्स्टर्स के होते हैं। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्हीं सब दंग मार्शल आर्टिस्ट में से एक वो पहले वाला नौजवान कहता है कि क्या ये कंकाल एंशिएंट बीस्ट के? पर इससे पहले ये लोग कुछ ज्यादा सोच पाते इन
इन कालों कपड़ों में से एक बंदा कहता है कि ऑपरेशन को जल्दी से स्टार्ट किया जाए। इस पर्सन की कमांड सुनने के बाद ये दो बंदे अपने वेपन्स लेकर इन मेंबर्स पे अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि ये नौजवान या यंग मेंस अपनी सिचुएशन को समझ पाते, इनके सर अपने धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। हमारे ली के सामने एक बहुत ही ब्रूटल सीन अपीयर होता है जहाँ पे कई सारे मेंबर्स मारे जाते हैं एंड उनका खून आगे पीछे झलक रहा होता है। इस शॉकिंग सीन को देखने के बाद बाकी के सारे मार्शल आर्टिस्ट चिल्ला पड़ते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। इस सवाल के जवाब में एक असैसिन काफी चिलिंग सी वॉइस में कहता है कि तुम लोगों को पहले से ही पता था कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें तो ऑनर फील होना चाहिए कि तुम लोग फैमिली के बेनिफिट के लिए मारे जा रहे हो। इस असैसिन की बातें बिल्कुल कोल्ड और इमोशनलेस थी। इसके बाद ये बंदा यानी ये असैसिन एक ओल्डर मार्शल आर्टिस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर इससे पहले कि ये असैसिन इस मार्शल आर्टिस्ट को मार पाता, एक तलवार इसके सीने के आर पार हो जाती है और जिसने ये अटैक इस असैसिन पे किया होता है वो और कोई नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट ली होता है। इसके बाद हमारा ली इस असैसिन से सवाल करता है कि इस सब के पीछे कौन है। ये सवाल सुनने के बाद ये असैसिन दर्द से कर्राने की जगह बहुत ही आराम से जवाब देता है, जैसे उसे दर्द जैसी कोई चीज फील ही नहीं हो रही है। ये वुंडेड असैसिन कहता है कि इस सब के पीछे क्लैन लीडर हैं एंड हमें ऑर्डर दिया गया था कि जब तक तुम रेजिस्ट नहीं करते हो तुम्हें यहाँ पे लेके आना है। और इसी के साथ वो हंसने लग जाता है और अपना हाथ इस तलवार पे रख के इसे क्रश कर देता है। एंड इसी के साथ जब वो पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि इसकी जो चोट है ये एकदम से हील होने लगी है। हमारा अली इस तरह की फास्ट रीजनरेशन स्पीड को देखकर दंग रह जाता है। वो अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि ये असैसिन कुछ और कर पाता, ये ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट अपना चांस देख लेते हैं एंड ये अचानक इसके पीछे आ जाते हैं ताकि ये इस पे एक सरप्राइज अटैक कर पाए। और वो अपना अटैक करने ही वाले थे बट सडनली ये बंदा पीछे मुड़कर कैजुअली अपने ब्लेड को स्विंग कर देता है एंड इनके अटैक लैंड होने से पहले ही ये मार्शल आर्टिस्ट मारे जाते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जिसके बाद यहाँ खून ही खून फैल जाता है। ये सब करने के बाद ये असैसिन हमारे ली की तरफ देखता है एंड ये बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है एंड उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम कितने पैथेटिक हो, मैंने सोचा था कि तुम थोड़े तो स्ट्रॉन्ग होगे, तुम तो डिजर्व ही नहीं करते कि तुम ली मार्शल क्लैन से आओ। मुझे अभी भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि तुम्हारा आधा खून ली मार्शल क्लैन से आता है। और इसी के साथ वो बिजली की रफ्तार से हमारे ली के ऊपर अटैक करता है एंड उसकी छाती पे लात मारता है, जिससे हमारे ली के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल आता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हमारा ली कई सारी दीवारें तोड़कर लास्ट में इन कंकालों में जाकर गिरता है। उसके शरीर की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, मुंह से खून निकल रहा होता है, हड्डियां टूट चुकी होती हैं, बट स्टिल इस कंडीशन में भी उसका माइंड काफी ज्यादा काम होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ मर नहीं सकता हूँ और इसी के साथ वो जल्दी से आगे पीछे देखने लग जाता है ताकि उसे कोई ना कोई वेपन मिल जाए एंड तभी उसे एक वेपन दिख भी जाता है और वो वेपन और कुछ नहीं एक स्वॉर्ड होती है जो इस बड़े से दानव के कंकाल के अंदर धसी होती है। फिर हमारा अली सोचता है कि अगर ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये इतने बड़े बीस्ट को मार सकती है तो अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो शायद मेरे पास एक चांस है कि मैं जिंदा रह पाऊं। और यही सोचते हुए ये हड़बड़ाहट में स्वॉर्ड की तरफ जाता है एंड इसके हैंडल को पकड़ लेता है। पर जैसे ही ये तलवार इस मॉन्स्टर इस दानव के शरीर से बाहर आती है तो ये डिसॉल्व होने लग जाती है। हम देखते हैं कि ये काले से धुएं में कहीं ना कहीं डिसअपीयर हो जा रही है। ये देखने के बाद हमारे ली की तो सांस ही हलक में रुक जाती है। वो देखकर इतना ज्यादा दंग रह जाता है कि वो कुछ कह नहीं पाता है। फिर वो धीमी सी आवाज में कहता है कि क्यों। तब ये असैसिन पीछे से हमारे एमसी को कहता है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि ली फैमिली का कोई बंदा इतना ज्यादा पैथेटिक हो सकता है। और वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि एट द वेरी लीस्ट मैं तुम्हें एक ली फैमिली के मेंबर की तरह मौत दे सकता हूँ। एंड इसी के साथ वो हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। ये अटैक लगने के बाद हमारे एमसी के शरीर की सारी स्ट्रेंथ गायब हो जाती है एंड वो नीचे को गिरने लग जाता है एंड उसके मन में यही थॉट्स चल रहे होते हैं कि हेवंस बहुत ही ज्यादा क्रूएल हैं, क्या मैं ऐसी ही मौत मरने वाला हूँ, कि आज मैं ऐसी मौत मरूंगा। एंड हम देखते हैं कि हमारे ली के शरीर के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं एंड वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ पूरी जिंदगी भागता ही रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई सारे फेलियर्स देखे पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी जिंदगी ऐसे खत्म होगी। पर अगर मेरे को जिंदगी जीने का एक और मौका मिलेगा तो इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है बट उसकी कॉन्शियसनेस फेड नहीं होती है और तभी उस अंधेरे में से उसे थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है एंड उसे एक काफी फेमिलियर सी आवाज भी सुनाई देती है और वो आवाज किसी से पूछ रही होती है क्या ये यूजिंग का बेटा है एंड यूजिंग को क्या हुआ। और ये सवाल जिससे पूछा जा रहा था वो एक तरह का बटलर दिख रहा होता है एंड वो बटलर जवाब में कहता है कि जब वो हमें मिली इसके आगे वो कुछ नहीं कहता है एंड वो हेजिटेट कर रहा होता है। एंड फिर हमें ली के थॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि इन दोनों आवाजों को काफी अच्छे से पहचानता है क्योंकि इसमें से एक आवाज इसके फादर की है। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि वो बहुत पहले ही मर चुके हैं
देन उसे कुछ रियलाइज होता है एंड वो कहता है कि यहाँ मेरे फादर कुछ ज्यादा ही यंग दिख रहे हैं। एंड हमारा ली दूसरे बंदे के बारे में बात करते हुए कहता है कि बटलर चोई भी काफी ज्यादा यंग दिख रहे हैं। एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इस बटलर का नाम बटलर चोई है। हमारा ली मन ही मन बटलर और अपने फादर को पुकारता है एंड अपने आप को इनकी तरफ धकेलता है, बट उसे दिखता है कि उसके सामने दो बच्चों के हाथ हैं। एंड देन वो रियलाइज करता है कि ये हाथ उसी के हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है एंड वो कहता है कि मेरे हाथ बच्चों जैसे बन गए। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हमारे एमसी के हाथ बच्चों जैसे इसलिए हैं क्योंकि वो अपने पास्ट में आ चुका है एंड वो अब एक बच्चा ही बन चुका है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारा ली अपने हाथों की तरफ देखने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो मन ही मन कहता है कि हुआ क्या मुझे मर नहीं जाना चाहिए था। वो सोचता है कि क्या ये आफ्टर लाइफ है या सिर्फ एक फ्लैशबैक। एंड देन फिर हमें हमारे ली के फादर का सीन दिखाया जाता है जो अपने बेटे की हालत से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एंड वो अपने बटलर को कहते हैं कि यंग इसके बचपन के लिए काफी अच्छा नाम रहेगा, इसीलिए मैं इसे आगे से यंग ही बुलाऊंगा, बिकॉज ली नाम मैंने एक और सीरीज के प्रोटैगनिस्ट को दे दिया है, तो या यंग इसके लिए काफी बेटर रहेगा। और फिर लिन के फादर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि बाकी के बच्चों की तरह ही इसे भी एक हैंडमेड असाइन करो और इसी के साथ साथ इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ शैडो असैसिन को भी अरेंज करो। एंड हाँ, ये जो शैडो गार्ड्स हैं ये हमारे प्रोटैगनिस्ट के सारे भाई बहनों के पास भी हैं। पेट्रियार्क आगे इस बटलर को ये भी कहते हैं कि इसे भी 8th चाइल्ड के साथ स्टील सिलेक्शन रिचुअल में पार्टिसिपेट करवाओ। इस ऑर्डर को सुनने के बाद बटलर सरप्राइज होते हुए पूछता है क्या अभी ही इसे पार्टिसिपेट करवाना है। फिर ये बटलर आगे कहता है कि ये अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है और तो और 8th चाइल्ड यानी यंग मिस इससे कुछ महीने बड़ी भी हैं। बटलर की ये सब बातें सुनने के बाद हमारे ली के फादर यानी पेट्रियार्क कुछ देर के लिए शांत रहते हैं एंड देन कहते हैं कि ये सब मैटर नहीं करता है। हमारा ली भी ये बात सुनकर थोड़ा सा डिस्ट्रेस दिखता है एंड देन इसके फादर कहते हैं कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अब इस सीन में हम देखते हैं कि पेट्रियार्क और बटलर दोनों इस कमरे से जा चुके हैं एंड हमारा ली यानी यंग इस कमरे में अकेला लेटा हुआ है। यहाँ पर अकेला होने के बाद हमारा यंग राहत की सांस छोड़ते हुए कहता है कि जैसा कि मैं अपने फादर से एक्सपेक्ट कर रहा था, हालांकि मैंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा बट उनका प्रेशर पहले जैसा ही क्रेजी है। देन वो सोचता है कि यहाँ चल क्या रहा है, ये सब कुछ ज्यादा ही रियल है एक फ्लैशबैक कहलाने के लिए। और फिर हमारा यंग मन ही मन इस कन्वर्सेशन के बारे में सोचते हुए कहता है बट ऐसी कन्वर्सेशन तो एक्चुअल में भी हुई थी। एंड देन फिर हमारा यंग मन ही मन कहता है कि मैं भरोसा तो नहीं करना चाहता बट अगर ये सच है तो इसका मतलब मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ। एंड इसी के साथ ये बहुत ज्यादा सरप्राइज दिखता है। और फिर हमारे यंग के पास्ट में आने के कुछ महीने बाद ली क्लैन का स्पेशल दिन भी आ जाता है और इस स्पेशल दिन का नाम है द स्टील सिलेक्शन रिचुअल। इस दिन ली क्लैन के बच्चों के टैलेंट्स का पता चलता है जब उन्हें कोई वेपन चूज करता है। फिर हमें अपने यंग से पता चलता है कि उसके फादर को डजन्स ऑफ स्वॉर्ड्स ने चूज किया था, जिसके बाद वो अपनी जनरेशन के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन गए। और मेरे सबसे बड़े भाई जिन्हें सिलेक्ट किया था स्वॉर्ड्स ने, टॉम्स ने एंड स्टाफ ने, वो जाने जाते हैं अपने मैजिक एंड स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए। पर ये सेरेमनी आज हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए है। एंड फिर हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि काफी छोटा सा है एंड उसे काफी अच्छे से सजाया गया है, बट स्टिल वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है इन कपड़ों के अंदर। तभी हम देखता है कि हमारे लिन को उसकी मेड कहती है कि आप बहुत अच्छी तरह से ड्रेस हो चुके हैं एंड उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल नए इन्वायरमेंट में हो, तब भी तुम रो नहीं रहे हो, कितने ज्यादा मैच्योर हो तुम। और फिर हमें इस मेड का नाम पता चलता है जो कि है मोन गहवा, जिसे मैं आगे से मून ही कहूंगा। एंड देन ये मेड हमारे यंग को अपने हाथों में उठाते हुए कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अच्छे रिजल्ट लाओगे, मुझे पता है कि तुम्हारा फ्यूचर आगे बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। ये सब बातें सुनने के बाद हमारा यंग भी मुस्कुराने लग जाता है। और फिर हमें हमारे यंग से ये पता चलता है कि उसकी हैंडमेड उसके लिए उसकी माँ जैसी है, बट उसके भाइयों की नफरत के कारण इसे एक्सपेल्ड कर दिया गया था। एंड हम उस सीन को भी देख पाते हैं जब उसे क्लैन से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। वो दरवाजा पीट रही थी कि मुझे अंदर आने दो, मुझे यंग मास्टर की केयर करनी है। एंड उस समय बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। यंग कहता है कि वो इकलौती पर्सन थी जो मेरे अकेलेपन के लिए रोई और मेरे साथ रही, पर इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हमारा यंग अपना हाथ इस मेड के मुंह पे रखता है एंड उसे गले से लगा लेता है। एंड वो अपने मन ही मन कहता है कि इस बार मैं उसे हर कीमत पे बचाऊंगा। और फिर ये होलसम मोमेंट तब खत्म हो जाता है जब एक मैसेंजर आके इन्हें कहता है कि यंग मास्टर प्रिपरेशंस रेडी हो चुकी हैं। ये सुनने के बाद ये मेड हमारे यंग से कहती है क्या अब हम चलें। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें पेट्रियार्क यानी हमारे यंग के फादर के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बटलर चोई हमारे यंग के फादर एंड पेट्रियार्क को बताते हैं कि प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सुनने के बाद हमारे पेट्रियार्क पीछे मुड़ते हैं एंड काफी कूल तरह से कहते हैं कि चलो ठीक है,
अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारे पेट्रियार्क और इन बटलर चोई के पीछे कई सारी मेड्स भी आ रही होती हैं। एंड इन्हीं में से 2 मेड्स ने हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसकी बहन को भी पकड़ा होता है। और इसी तरह ये सब लोग इस गेट को क्रॉस करके एक बहुत ही बड़े अरीना में आ जाते हैं। इस अरीना में कई सारे लोग होते हैं, जिनमें से कई सारे तो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं एंड कुछ लोग बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज से आए होते हैं। एंड जैसे ही हमारे यंग को बाहर लाया जाता है, यहाँ के सारे लोग इसे देखने के बाद यही बातें करने लग जाते हैं कि ये वही बच्चा है, ये वही नाजायज औलाद है जिसे बाहर से अंदर लाया गया है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड फिर हमें इस क्लैन की मेट्रियार्क दिखाई जाती हैं, यानी हमारे यंग की सोतेली माँ AKA स्टेप मॉमी, जिनका नाम है ब्लैक हैवियन। बहुत ही मुश्किल नाम है भाई। एंड उन्हीं के साथ बैठा होता है मार्शल ली क्लैन का मिनिस्टर ली जॉन शॉन, जिसे मैं आगे से जॉन कहूंगा। और यहाँ हमारे यंग के 2 बड़े भाई भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है मार्शल क्लैन का फर्स्ट चाइल्ड ली म्योंग जोंग एंड सेकंड होता है थर्ड ब्रदर ली ग्योंग सोंग। एंड फिर हमें जॉन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यंग को देखने के बाद कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही छोटा है। और तभी हमारे यंग का सबसे बड़ा भाई भी बोल पड़ता है कि मुझे याद नहीं है कि हम सब में से किसी ने इस एज में इस रिचुअल में पार्टिसिपेट किया था। और हाँ, इस बंदे को अच्छे से याद रखना, ये हमारे यंग का सबसे बड़ा भाई एंड इस फैमिली का सबसे पहला बेटा है। और फिर ये अपने दूसरे भाई को आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना गैंगसोंग। गैंगसोंग ये सुनने के बाद काफी कोल्डली रिप्लाई करता है कि शायद तुम सही कह रहे हो। एंड वो आगे काफी डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से टपक पड़ा है। एंड वो मनी मन कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन हूँ। ये थर्ड ब्रदर कह रहा है, ठीक है। तभी पेट्रियार्क अनाउंसमेंट करते हैं कि रिचुअल को स्टार्ट कर दिया जाए। एंड वो एक मेड को कहते हैं कि हुआ को इधर लेके आओ। एंड फिर हम हुआ को देखते हैं, जो कि इस फैमिली की 8th चाइल्ड है एंड हमारे यंग की ही बहन है। एंड सीन फिर से हमारे पेट्रियार्क भी शिफ्ट होता है, जो कि अपने कोट के अंदर से एक नाइफ निकालते हैं एंड वो हुआ का हाथ लेते हैं एंड उस पे एक छोटा सा कट लगाते हैं। कट लगने के बाद हुआ रोने लग जाती है, बट उसके खून का ड्रॉपलेट नीचे गिर जाता है एंड कुछ मैजिकल सा होने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये स्ट्रिंग्स जो कि इसके खून से निकल रही होती हैं, एक स्वॉर्ड पे जाकर लग जाती हैं। तभी लोग चिल्ला पड़ते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो स्वॉर्ड रेलिक स्वॉर्ड ऑफ अपमोस्ट प्रेस्टीज है। एंड हम देखते हैं कि ये काफी एक कूल सी स्वॉर्ड दिख रही होती है। और फिर हमें ये पता चलता है कि इस स्वॉर्ड का नाम आइवरी स्वॉर्ड है। ये एक मास्टरपीस है जिसने कई सारी जनरेशन से किसी को भी चूज नहीं किया है। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं, जहां पर हमारे पेट्रियार्क अपनी पावर से इस स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींच लेते हैं एंड ये स्वॉर्ड काफी ही ड्रामेटिकली हमारे पेट्रियार्क के हाथ में आती है। इस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेने के बाद हमारे पेट्रियार्क अनाउंसमेंट करते हैं आज के बाद आइवरी स्वॉर्ड हुआ की है। और तभी हम देखते हैं कि हमारी पेट्रियार्क के पीछे खड़ी कुछ एंटियां उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हैं एंड वो कहती हैं कि इस फैमिली में एक और टैलेंटेड बच्चा पैदा हो चुका है। अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के बाद और इन लोगों की बातें सुनने के बाद ये मेट्रियार्क काफी ज्यादा खुश दिख रही होती हैं एंड ये इन लोगों से कहती हैं कि धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। एंड देन फिर हमारे पेट्रियार्क फिर से अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी भी रिचुअल कंटिन्यू होगा। ये बात सुनने के बाद मेट्रियार्क काफी गुस्से में दिख रही होती हैं और इसी के बाद हमारी पेट्रियार्क कहते हैं कि अब हमारे यंग का रिचुअल कंडक्ट होगा, जिसके बाद वो कमांड देते हैं कि यंग को भी यहाँ ले आया जाए। ये सुनने के बाद यहाँ प्रेजेंट लोग एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि क्या ये उसी नाजायज औलाद की बात कर रहे हैं जो बाहर से आई है। ये लोग काफी ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं एंड वो कहते हैं कि कैसे ये लोग एक बास्टर्ड को अलाउ कर सकते हैं इस रिचुअल में। वो हमारी यंग की पार्टिसिपेशन से बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं एंड फिर पेट्रियार्क वही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं एंड हमारे यंग के हाथ पे भी एक छोटा सा कट लगाते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस कट के बाद भी हमारा यंग बिल्कुल भी नहीं रोता है। ये देखने के बाद हमारे पेट्रियार्क यंग के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ। और फिर हम अपने यंग को देखते हैं, जो कि काफी ही नर्वस दिख रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है तो वो समय आ ही गया है। वो बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसे एक हेवनली रैंक की स्वॉर्ड ने सिलेक्ट किया था, जिसका नाम था द क्लियर एको। और वो आगे सोचता है तो इस जिंदगी में मुझे कौन सा वेपन चूज करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका खून का ड्रॉपलेट नीचे गिर चुका है एंड वो मैजिकल प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया है एंड हमारा ली एंड हमारा यंग, कुछ भी कहो, वो काफी ही ज्यादा नर्वस दिख रहा होता है। और अब हम आगे देखते हैं, जहां पर अभी भी यहाँ प्रेजेंट लोग हमारे यंग पर काफी सारे ताने मार रहे होते हैं। एंड देन फिर हमें जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि मेट्रियार्क को ही देख रहा होता है एंड मनी मन सोच रहा होता है कि अगर इसके एक्सप्रेशंस को देखा जाए तो लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरे मूड में है। और फिर ये परेशान होते हुए सोचता है कि मेरे भाई का एक हिडन बेटा, वेल आई गेस ये काफी नेचुरल है कि उसे गुस्सा आ रहा है
एज वो उसकी वाइफ जो है। फिर वो यंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि इसके लिए एक बहुत ही बेकार सी किस्मत आगे इंतजार कर रही है। एंड फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये मेड हमारे पेट्रियार्क को यंग को दे रही होती है। इस मोमेंट में हमारा जॉन ये सोच रहा होता है कि एक नाजायज औलाद होने के कारण इसका यहाँ सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और वो किसी और की मिसाल देने ही वाला होता है जिसने ये सेम फेट एक्सपीरियंस किया था। बट तभी यहाँ कोई आ जाता है, और यहाँ आने वाला ये बंदा एक बुढ़ा होता है जो जॉन को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें काफी इंटरेस्ट है इस नाजायज औलाद में। इस बुड्ढे की आवाज सुनने के बाद जॉन का मूड पूरा खराब हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है ये बददिमागा बुड्ढा अब यहाँ क्या कर रहा है। और फिर हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जहाँ से हमें पता चलता है कि ये ली क्लैन का हेड एल्डर है एंड इसका नाम ली च्वालजंग है। हम देखते हैं कि ये बुड्ढा हमारी जॉन की तरफ काफी नीची नजरों से देखता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जॉन भी पीछे मुड़कर काफी कोल्डली इस एल्डर को ग्रीट करता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन इस बुड्ढे पे बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इस बुड्ढे को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे इससे काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और फिर तभी ये बुड्ढा बोल पड़ता है क्या ये वही बच्चा है जिसे पेट्रियार्क ने लाया है। इसके जवाब में हमारा जॉन कहता है कि हाँ, शैडो स्क्वाड ने उसे डिस्कवर किया था एंड वही इसे अंदर लेके आए थे। तब ये बुड्ढा अपना मुंह फिर से खोलता है एंड कहता है कि मुझे पता नहीं चल पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पेट्रियार्क क्या सोच के ये कर रहे हैं। वो आगे कहता है कि एक बास्टर्ड चाइल्ड जो कहाँ पैदा हुआ किसी को नहीं पता, उसे इस रिचुअल में पार्टिसिपेट क्यों करवाया जा रहा है। एंड तभी ये बुड्ढा हमारे जॉन को ताना मारता हुआ कहता है कि तुमने भी तो एक्सपीरियंस किया था, तुम्हें पता तो है कि स्टील सिलेक्शन सेरेमनी नाजायज औलादों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें यहाँ से पता चलता है कि जॉन यानी हमारे यंग का अंकल भी एक इलिजिटिमेट सन है, यानी एक नाजायज औलाद है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद हमारा जॉन गुस्से से उससे पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा। ये सुनने के बाद ये बुड्ढा घटिया सा एक्सप्रेशन बनाते हुए कहता है, ओह मुझे माफ कर देना, मुझे बस तुम्हारी एक कहानी याद आ गई थी, एक और नाजायज औलाद की कहानी जिसे एक सिंगल वेपन ने भी चूज नहीं किया था। और फिर ये बुड्ढा कहता है कि ये कहानी कुछ ज्यादा ही फेमस है ना, इसलिए याद आ गई थी। हम देखते हैं कि इस बुड्ढे के टोन सुनने के बाद हमारे जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। एंड ये बुड्ढा आगे कहता है कि एक बास्टर्ड चाइल्ड तो बास्टर्ड चाइल्ड ही होता है, वो एकदम बेकार होता है। और फिर ये बुड्ढा अपनी छड़ी नीचे पटकता है एंड एक बहुत ही ज्यादा घटिया शक्ल बनाते हुए कहता है कि उसे अपनी जगह का पता होना चाहिए। ये सब सुनने के बाद हमारे जॉन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड वो चिल्ला पड़ता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। बट हम देखते हैं कि ये बुड्ढा कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि अरीना से एक लाइट आ रही होती है। अब ये जॉन भी नोटिस कर लेता है एंड वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है। एंड तभी ये बुड्ढा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, एंड वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। एंड हम देखते हैं कि हमारा जॉन भी यही सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। एंड हम नीचे देखते हैं जहाँ से कई सारी रोशनी आ रही होती है। जॉन कहता है कि मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, बट फिर भी मुझे इस पे भरोसा नहीं हो रहा है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ही बड़ी मैजिकल रे बन चुकी है और इसी के साथ ये पूरा अरीना ब्लू लाइट से भर उठा है। एंड हम ये देखते हैं कि ये लाइट और किसी की नहीं, यहाँ के सारे लेजेंडरी वेपन्स की होती है। हम देखते हैं कि हर लेवल हर तरह का वेपन अवेकन हो चुका है एंड उसमें से लाइट निकल रही है। ये सब देखने के बाद यहाँ के लोग चिल्ला पड़ते हैं कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो वेपन्स भी अवेकन हो चुके हैं जिनके पास ऑलरेडी ऑनर्स हैं, यानी ये सारे वेपन्स हमारे एमसी को चूज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड जो कि हमारे एमसी के बड़े भाई के पास है वो भी अवेकन हो चुकी है एंड उसने भी हमारे एमसी को चूज किया है। यंग का बड़ा भाई कहता है कि ऐसा कैसा हो पा रहा है एंड वो अपने दूसरे भाई को आवाज लगाते हुए कहता है कि गैंगसोंग क्या तुम यकीन कर पा रहे हो। फर्स्ट ब्रदर थर्ड ब्रदर से कहता है कि लगता है हमारा छोटा भाई काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनने के बाद हमारा गैंगसोंग यानी थर्ड ब्रदर बहुत ही स्कैरी फेस बनाते हुए कहता है कि लग तो यही रहा है। ये सब देखने के बाद यहाँ प्रेजेंट लोगों में हल्ला मच जाता है। वो कहते हैं कि क्या कुछ गलत हुआ है, एक नाजायज औलाद इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल नहीं हो सकती है, पक्का इस रिचुअल के साथ कोई ना कोई तो गलती हुई है। तभी हमारे पेट्रियार्क सबको कामली कहते हैं कि चुप हो जाओ, जिसके बाद पूरा का पूरा अरीना शांत हो जाता है। वो काफी कामली कहते हैं कि क्लैन के लॉस के अकॉर्डिंग जितने भी वेपन्स हमारे एमसी को चूज करेंगे वो उसी के हो जाएंगे। देन वो कहते हैं कि ये सिचुएशन उतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के सजेशंस लेना चाहता हूँ। तभी वो हाथ खड़ा करके कहता है कि मेरे पास एक सजेशन है एंड ये बंदा और कोई नहीं हमारा जॉन होता है। जिसे ये देखने के बाद हमारे पेट्रियार्क कहते हैं तो मिनिस्टर क्या है आपका सजेशन। जॉन कहता है कि मैं मानता हूं कि ये हमारी क्लैन का लॉ है, बट अगर तो हम इसको सारे वेपन दे देंगे तो इससे हमारी इस स्टील रिचुअल का पूरा मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। वो आगे कहता है कि ये एक ऐसा रिचुअल है जो पीढ़ियों तक आगे जारी रहना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारे पेट्रियार्क काफी शांत हो जाते हैं एंड कुछ सोचने लग जाते हैं। एंड हमारा जॉन आगे कहता है तो क्यों ना हम उसे एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने लिए एक वेपन चूज कर ले। एंड ये सुनने के बाद हमारे पेट्रियार्क कहते हैं कि नॉट बैड, जिसके बाद वो बाहर के सारे वेपन्स को भी अंदर ले आते
हैं जिनके ऑलरेडी ऑनर थे। और अब हम देखते हैं कि हमारे अरीना में जितने भी वेपन्स थे सब ने हमारे यंग को ही चूज किया है। एंड देन अब हमारा यंग ही इनमें से एक वेपन को चूज करेगा। एंड अब हमारे पेट्रियार्क यंग को कहते हैं कि मेरे बेटे, अब जो भी वेपन तुम चूज करना चाहते हो तुम उसे चूज कर सकते हो। एंड इसी के साथ हमारे एमसी को ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी का वेपन चूज कर ले। ये सब देखने के बाद हमारा यंग सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ मेरे पास्ट से डिफरेंट क्यों हो रहा है, बट जो भी कारण है पर ये मेरे लिए काफी अच्छा है। एंड वो कहता है कि मैं इस सिचुएशन का काफी अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और फिर वो अपना वेपन चूज करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे रास्ते में कई सारे लेजेंडरी हेवनली वेपन्स दिखते हैं, बट वो किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देता है। एंड वो आगे बढ़ता ही रहता है। एंड वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट डिसीजन होने वाला है। एंड वो एक जगह जाकर रुक जाता है एंड अपना हाथ आगे करता है। एंड वो मन ही मन सोचता है कि मैं इस चीज को कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा। हमारे यंग के चूज्ड वेपन को देखकर हमारे पेट्रियार्क भी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि ये स्वॉर्ड तो हमारे फाउंडर को अनएक्सप्लोर्ड रीजन से मिली थी। एंड वो आगे कहते हैं कि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, किसी को भी नहीं पता कि इसकी पावर्स का एक्चुअली यूज कैसे करना है। और इसकी एक्चुअल पावर्स के बारे में आज तक कोई जान भी नहीं पाया। एंड हमें इस स्वॉर्ड का नाम बताया जाता है जो कि है ब्लैक ट्वाइलाइट। एंड फिर हमारे पेट्रियार्क थोड़े सीरियस होते हुए सोचते हैं कि इस स्वॉर्ड की नॉन पावर से ये तो नहीं पता चलता कि ये स्वॉर्ड हेवनली लेवल की है, तो सिंपली ये बताना चाहते हैं कि ये स्वॉर्ड एक्चुअली में हेवनली लेवल की नहीं है। पेट्रियार्क आगे बताते हैं कि इस स्वॉर्ड को बाकी की हेवनली स्वॉर्ड्स के साथ इसलिए स्टोर करके रखा गया था क्योंकि ये हमारे फाउंडर की एक निशानी है। एंड वो आगे बताते हैं कि हमारी जितने भी एंसेस्टर रहे उनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने इस स्वॉर्ड को अवेक किया हो एंड इस स्वॉर्ड ने उन्हें चूज किया हो। एंड पेट्रियार्क मन ही मन सोच रहे होते हैं क्या ये एक जस्ट मिस्टेक है जो मेरे नए पैदा हुए बच्चे ने कर दी है। एंड इस सब के बाद हमारे पेट्रियार्क अपने बेटे यानी यंग को अपनी बाहों में वापस ले लेते हैं। और फिर थोड़ी देर शांत रहने के बाद हमारे पेट्रियार्क कहते हैं कि क्या ये एक और इच्छा हो सकती है स्काइज की। जिसके बाद पेट्रियार्क काफी लाउडली अनाउंस करते हैं कि यंग ने ब्लैक ट्वाइलाइट को चूज किया है। एंड वो इसी के साथ ये भी अनाउंस करते हैं कि ये रिचुअल यहाँ पे खत्म हो जाता है। और फिर अगला सीन हमें मेट्रियार्क का दिखाया जाता है जो कि इस सब से काफी ज्यादा नाखुश होती हैं। वो कहती हैं कि ली यंग एक नाजायज औलाद, हमें काफी परेशानी होगी अगर ये हमारे रास्ते में आया। ये हमारे रास्ते का एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है और अगर ये सच में मेरे रास्ते में आया तो मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा इसको रास्ते से हटाने के अलावा। और फिर हमें इस सेरेमनी के 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपनी नैनी को आवाज लगाता है एंड उन्हें कहता है कि अब मैं अपनी आफ्टरनून ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं। और अब हमें यहां से ये भी पता चलता है कि हमारा एमसी अब 9 साल का हो चुका है। तब ये नैनी पीछे से हमारे एमसी को आवाज लगाते हुए कहती है कि मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए। और फिर अगला सीन हमें इन दोनों का इस सड़क से जाते हुए दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी थोड़ा एम्बेरस्ड होते हुए कहता है कि अब तो मैं अकेला जा सकता हूँ। जिसके जवाब में नैनी कहती है कि पर फिर ये थोड़ा सा परेशान होते हुए हमारे एमसी को कहती है कि यंग मास्टर बाकी के ट्रेनिंग ग्राउंड तो खाली पड़े हैं बट फिर भी आप जोन 1 में क्यों जा रहे हो। और उस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर तो ज्यादा जगह भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा होता है। हमारे एमसी की ये सब बातें सुनने के बाद हमारी नैनी कंफ्यूज्ड हो जाती है और फिर अचानक ही इन दोनों को एक बहुत ही जोर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब ये नैनी कहती है कि मुझे लगता है कि 7th जोन में कोई ट्रेनिंग कर रहा है और असल में भी यहाँ पर एक लड़की ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी उसे एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर तुम इतना टाइटली स्वॉर्ड को पकड़ोगी तो तुम्हारे हाथ इंजर्ड हो जाएंगे। जिसके बाद वो इसे इंस्ट्रक्ट करता है कि एक और वर्टिकल स्लैश लगाओ। जिसके जवाब में ये लड़की हाँ कहती है एंड वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करती है। और ये लड़की और कोई नहीं ली क्लैन की 8th चाइल्ड एंड हमारे एमसी की बहन है। अगर तुम भूल गए हो तो इसी के साथ हमारे एमसी की भी सेरेमनी हुई थी। इस लड़की को ऐसा ट्रेनिंग करते देख हमारा एमसी कहता है तो ये 8th चाइल्ड थी। ये सुनने के बाद ये नैनी कहती है कि आपको उसे अपनी बड़ी बहन कहना चाहिए, अगर किसी ने सुन लिया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इस नैनी की ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मन ही मन कहता है कि ये मुझसे सिर्फ 5 महीने ही तो बड़ी है एंड वो कहता है कि मैं इसे बड़ी बहन बुलाऊं, भाड़ में जाइए। फिर हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर इस पे फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को अपनी बॉडी पार्ट का एक हिस्सा समझो। अब हम देखते हैं कि ये लड़की अब थक चुकी है। तभी ये फिर से इसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को उस तरह नहीं पकड़ना जिससे तुम्हें दर्द हो। जिसके बाद ये गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि तुम बार बार सेम चीज क्यों कह रहे हो। एंड अपनी स्वॉर्ड को नीचे पटकते हुए कहती है कि मास्टर तुम मेरे पे चिल्ला क्यों रहे हो। वो कहती है कि इससे मैटर नहीं करता कि मैं अपनी स्वॉर्ड को कैसे पकड़ती हूँ। ये सब सुनने के बाद हमारा ये इंस्ट्रक्टर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है एंड थोड़ा
थोड़ा डरते हुए कहता है कि यंग लेडी मैं तो सिर्फ आपके भले के लिए ही कह रहा था ये। एंड फिर ये इंस्ट्रक्टर थोड़ा हेजिटेट करते हुए इस लड़की को कहता है कि आप थोड़ा काम डाउन हो जाइए एंड फिर से ट्राई कीजिए, मेरे को पक्का भरोसा है कि इस बार आप अच्छा करेंगी। बट स्टिल ये लड़की काफी ज्यादा नखरे दिखा रही होती है एंड कुछ ज्यादा ही गुस्सा होती है, इसलिए मैं इसे आगे से चुड़ैल करके बुलाऊंगा। ठीक है, मजाक कर रहा था, हम इसे आगे से हुआ करके ही बुलाएंगे। तुम्हें अगर चुड़ैल पसंद है तो कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, बैक टू द स्टोरी। हमारा एमसी अपनी नैनी से पूछता है कि वो बेचारा बंदा कौन है जिसको बेइज्जती पड़ रही है अपना काम करते हुए। ये सुनने के बाद हमारी नैनी कहती है अच्छा वो इंस्ट्रक्टर, वो तो ईबियोनी स्क्वाड के कमांडर हैं, कमांडर ली हियोन। हमारी नैनी की ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है एंड कहता है कि एक कमांडर, ये तो कुछ ज्यादा ही स्किल्ड है 9 साल के बच्चे को सिखाने के लिए। हमारी एमसी की ये सब बातें सुनने के बाद हमारी नैनी परेशान दिखने लग जाती हैं एंड वो हमारे एमसी को आवाज लगाते हुए कहती हैं कि मास्टर आपको भी कोई अच्छा टीचर बहुत जल्द मिल जाएगा, वो टीचर जो कि आपके टैलेंट्स को अच्छे से जान और पहचान पाएगा। ये सब बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कंफ्यूज्ड दिखता है एंड उसे कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। और फिर हम देखते हैं कि हमारी बेचारी ये नैनी इमोशनल हो जाती हैं एंड फिर ये हमारे एमसी को रोते हुए कहती हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, आपको मैं अच्छे से बड़ा नहीं कर पाई और मैं अपनी कमियों के कारण आपका ख्याल अच्छे से नहीं रख पाई। एंड वो आगे कहती हैं कि यंग लेडी हुआ ने तो बचपन से ही काफी अच्छा एंड न्यूट्रिशियस खाना खाया है। हमारी नैनी की ये सब बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि सीरियसली मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुमने मेरे लिए जितना भी किया मैं उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, और हाँ तुम ऐसे बार बार शुरू मत हो जाया करो। ये सब बातें सुनने के बाद हमारी नैनी और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं एंड फिर से रोने लग जाती हैं। और फिर हमारा एमसी आगे कहता है कि और इसी के साथ साथ मुझे इस जैसे लोग पसंद भी नहीं है। ये अपनी बहन की बात कर रहा है। वो कहता है कि ये लोग आगे इसलिए आ पाते हैं क्योंकि इनके पीछे मार्शल ली क्लैन होता है। और फिर वो पीछे मुड़ते हुए इस नैनी को कहता है कि और तो और मेरे पास एक काफी अच्छा टीचर भी है, मुझे इन जैसे लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर हमें इस ट्रेनिंग जोन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी अपनी ट्रेनिंग करता है और हमें ये पता चलता है कि ये ट्रेनिंग जोन बहुत ही ज्यादा पुरानी है जिस कारण ये ली क्लैन की हिस्ट्री को जतलाती है। हमारा एमसी हमें ये बताता है कि ये जगह, ये ट्रेनिंग ग्राउंड अब एक हिस्टोरिकल जगह ज्यादा बन चुकी है एक ट्रेनिंग ग्राउंड से। और फिर हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि पर मेरा यहाँ आने का एक कारण है। तभी हमारा एमसी एक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड फिर उस दरवाजे को खोल देता है। वो दरवाजा खोलते खोलते यही सोच रहा था कि अगर बाकी की ट्रेनिंग ग्राउंड्स के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर कई सारे ओल्ड वेपन्स हैं। एंड फिर हमें इस दरवाजे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सच में कई सारे वेपन्स पड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी की नजर एक स्वॉर्ड की तरफ जाती है एंड हमारा एमसी कहता है कि ओह मैंने इसे ढूंढ लिया। एंड फिर वो इस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि क्या आज मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी इस स्वॉर्ड को लेकर अपने मेन अरीना की तरफ बढ़ जाता है। और फिर हमें हमारा एमसी ये बताता है कि 9 साल पीछे आने के बाद मेरे साथ कई सारे चेंजेस हुए। जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि एक जगह आकर खड़ा हो जाता है एंड फिर सांस छोड़ते हुए कहता है कि बट उन सब में से सबसे सरप्राइजिंग था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी कुछ ना कुछ करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो एक ही जगह पे खड़ा है एंड उसकी बॉडी से ब्लू कलर की रेज निकल रही हैं एंड उसकी स्वॉर्ड के अंदर से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है। एंड देन फिर वो सडनली अपनी आंखें खोल देता है एंड उसके सामने एक तरह का विजन होता है। एंड फिर वो अपनी बात खत्म करता है कि उन सब में से सरप्राइजिंग चीज ये थी कि अब मेरे पास वो एबिलिटी आ चुकी है जिससे मैं एक वेपन की पास्ट मेमोरीज को देख सकता हूँ। जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इस इल्यूजन के अंदर ही खड़ा होता है एंड यहाँ पर एक इल्यूजनल एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि इन सब इल्यूजन लोगों के साथ साथ हमारे एमसी को भी यही कमांड दे रहा होता है कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। जिसके बाद वो इन सब को इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है एंड हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो इस स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करते करते यही सोच रहा होता है कि तो ये है इस वेपन की मेमोरीज। और फिर हमें हमारा एमसी ये बताता है कि वेपन जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा ही वो इनक्रेडिबल होगा। एंड फिर वो आगे इन मूव्स को फॉलो करते हुए हमें ये बताता है कि एक विल्डर की अटैचमेंट जितनी ज्यादा होगी उसके वेपन्स के साथ वो उतना ही ज्यादा इनक्रेडिबल होगा। तभी इस मेमोरी में प्रेजेंट वो इंस्ट्रक्टर चिल्ला पड़ता है कि तुम जितना अपने स्वॉर्ड के बेसिक्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे तुम उतना ज्यादा एक पिलर की तरह स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। और फिर हमारा एमसी ये स्लैश लगाते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि जितना ही ज्यादा वेपन क्लोज होगा विल्डर के उतने अच्छे से मैं उसकी मेमोरीज देख पाऊंगा। और फिर हमें ये पता चलता है कि हमारे एमसी ने 7 स्टार स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म को अचीव कर लिया है, ये इस टेक्निक का नाम है। और अब हमें हमारे एमसी का ये अटैक भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है एंड इस अटैक का नाम है क्रिम्सन विंड। हमारा एमसी ये अटैक लैंड करने के बाद कहता है कि फ्यू फाइनली मैंने इस 7 स्टार स्वॉर्ड को कंप्लीट कर लिया। और वो सच में काफी ही ज्यादा खुश दिख रहा होता है एंड वो मन ही मन कहता है कि मैंने इन पिछले 2 सालों के अंदर इस मार्शल हॉल के सारी वेपन्स की मेमोरीज को पढ़ लिया
किया है। तभी हमारा एमसी किसी की प्रेजेंस को फील करता है एंड वो पीछे मुड़ता है और जो भी बंदा यहाँ आया होता है वो हमारे एमसी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि वेरी गुड, मैंने कई सालों बाद एक परफेक्टेड 7 स्टार स्वॉर्ड देखी है। और इस हॉल में आने वाला बंदा और कोई नहीं हमारा जॉन होता है, यानी हमारे एमसी का अंकल। इसे देखने के बाद हमारा एमसी काफी ही ज्यादा सरप्राइज्ड होता है एंड वो फिर से इसका इंट्रोडक्शन देता है। हमें पता चलता है कि ये 4th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है ली क्लैन में एंड ये बंदे का नाम है ली जाए होंग। मैं इसे जॉनी कहूंगा। हमारा एमसी इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ऑल्दो ये इस फैमिली की डायरेक्ट ब्लड लाइन से नहीं आता है बट ये फिर भी काफी ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इससे कई सारे लोग एक्नॉलेज करते हैं एंड करेंटली ये एक जर्नल है। वो कहता है कि ये बंदा उन कुछ फैमिली मेंबर्स में से आता है जिन्होंने पास्ट लाइफ और इस लाइफ दोनों में मेरी सच में काफी अच्छे से देखभाल की थी। और अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने अंकल के सामने सिर नीचे कर उन्हें ग्रीट करता है। जॉन हंसते हुए हमारे यंग के सिर पर हाथ रखता है एंड उसे कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। और वो हंसते हुए हमारे एमसी को कहता है कि मैं सच में तुम पे काफी ही ज्यादा प्राउड हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम हर रोज इस हॉल में ट्रेनिंग करने आते हो। एंड फिर वो यंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा टफ होता होगा तुम्हारे सिबलिंग द्वारा तुम्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाना। जॉन की ये सब बातें सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहता है कि अंकल मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और मैं स्टिल स्टीम्ड मार्शल ली क्लैन की ब्लड लाइन में से आता हूँ, अपने आप को स्वॉर्ड से प्रूव करो। जहां तक मुझे लगता है यही मीनिंग है हमारे क्लैन के नाम का। और फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस से जॉन को कहता है कि इसी तरह मैं अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ से प्रूव करूंगा। यंग की ये सब बातें सुनने के बाद जॉन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है एंड वो मन ही मन सोचता है कि इस बच्चे को तो इलिजिटिमेट नहीं होना चाहिए था, यानी नाजायज औलाद की तरह पैदा नहीं होना चाहिए था। और फिर जॉन जानबूझकर टॉपिक चेंज करते हुए हमारे यंग को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उस उम्र तक आ चुके हो जब तुम्हारी नेमिंग सेरेमनी होने वाली होगी। एंड फिर जॉन थोड़ा हेजिटेट करते हुए आगे कहता है कि हालांकि मैं थोड़ा लेट हूं बट मैं तुम्हारा टीचर बनना चाहूंगा तुम्हारी नेमिंग सेरेमनी के लिए, क्या बोलते हो, तुम खुश हो ना। ये सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है एंड फिर हमारा एमसी उसे आगे कहता है कि नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं बट थैंक यू। हम देखते हैं कि हमारा जॉन हमारे एमसी से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो काफी ही ज्यादा सरप्राइज्ड दिखता है। फिर वो हमारे एमसी से हड़बड़ाहट में पूछता है कि रुको जरा, क्या तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो, क्या तुम मुझे अपना टीचर की तरह नहीं देख सकते हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा सा घबरा जाता है एंड वो जॉन से कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है कि क्या ये फैमिली का रूल नहीं है कि बच्चे अपनी नेमिंग सेरेमनी से पहले अपने टीचर को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड इसी कारण मैं आपको किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। यंग की ये बात सुनने के बाद जॉन कहता है कि बट तुम्हारे भाई बहनों ने तो सारे रूल तोड़ दिए हैं, वो तो काफी अच्छे टीचर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड काफी न्यूट्रिशियस खाना भी खा रहे हैं। ये सुनने के बाद हमारा यंग जॉन से कहता है कि मैं मानता हूँ कि रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे बाकी के लोग उन्हें तोड़ क्यों ना रहे हों। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं अपने आप को अपनी खुद की स्ट्रेंथ से प्रूव करना चाहता हूँ। यंग की ये सब बातें सुनने के बाद जॉन सोचता है कि क्या ये बच्चा सच में 9 साल का है। इसकी आंखें ऐसी हैं जैसा लग रहा है कि मैं अपने बड़े भाई की आंखों में देख रहा हूँ। और अब हम अपने जॉन को देखते हैं जो कि आह छोड़ते हुए हमारे एमसी से कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी दिमाग को बदल नहीं पाया। एंड फिर वो हमारे जॉन के सिर पर हाथ रखकर उसे परेशान करते हुए कहता है कि तुम अपने बाप की तरह ही बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। और फिर थोड़ी देर बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि काफी डिसअपॉइंट दिख रहा होता है एंड वो कहता है कि ये तुम्हारा अंकल तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, ये चीज मुझे काफी ज्यादा बॉदर कर रही है। जिसके बाद वो हमारे एमसी से पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि शुक्रिया अंकल, मैं आपका यही बोलने का इंतजार कर रहा था। एंड फिर यंग हेजिटेट करते हुए इससे कहता है कि अगर सच कहूँ तो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। ये सुनने के बाद जॉन कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें। ये सुनने के बाद यंग मुस्कुराने लग जाता है एंड उसे कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि सीक्रेट वेयर हाउस के अंदर क्या है। यंग की ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद जॉन हक्का बक्का रह जाता है, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग ये फेवर मांगेगा। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि हमारा जॉन सच में हमारे एमसी को इस सीक्रेट वेयर हाउस में अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आया है। हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी जॉन की गाड़ी इस वेयर हाउस के सामने पहुंचती है तभी इस गाड़ी को इस गार्ड द्वारा रुकवा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये गार्ड हमारे जॉन के पास जाता है एंड उसे कहता है कि माफ कीजिएगा बट आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, साथ में अंदर जाने का एक विजिटिंग कार्ड भी बताना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हमारा जॉन इस बंदे को यानी इस गार्ड को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है एंड कहता है कि मैं जर्नल तायोंग हूं एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलर इन्वेंटरी चेकअप है। एंड फिर जॉन पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि और मेरे साथ अंदर यहाँ पर मार्शल ली क्लैन के यंगेस्ट सन है जो कि यहाँ पर मेरे
साथ एक फील्ड ट्रिप पे आए हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सब बातें सुनने के बाद ये गार्ड जल्दी से हमारी जॉन एंड हमारे यंग को सैल्यूट करता है एंड कहता है कि मैंने आपकी एंट्री को अलाउ कर दिया है, आप अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद इनकी गाड़ी यहाँ से अंदर चली जाती है एंड अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि यही सोच रहा होता है कि अब मुझे बच्चों की तरह फैसिनेटेड होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि एक्साइटेड होने की एक्टिंग कर रहा होता है। हमारे यंग को ऐसा बिहेव करता देख जॉन कहता है कि क्या तुम सच में इतने ज्यादा एक्साइटेड हो? इसके जवाब में हमारा यंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सीक्रेट वेयर हाउस वही जगह है जहाँ पर हमारी फैमिली के सारे ट्रेजर्स को स्टोर करके रखा गया है। एंड फिर इसी के साथ वो अपनी बात खत्म करते हुए अपने मन ही मन सोचता है एंड जो चीज मुझे चाहिए वो भी इसी वेयर हाउस के अंदर ही है। एंड फिर वो मुस्कुराने लग जाता है और फिर कुछ ही देर बाद हमें इस फैमिली के वेयर हाउस की बिल्डिंग दिखाई जाती है। हमें हमारा एमसी बताता है कि लेजेंड्स के वेपन्स एंड ऐसे रिलिक्स जिनके बारे में कभी तुमने सोचा नहीं होगा एंड वो हर चीज जिसके बारे में लोग बात करते हैं वो सारी चीजें इस फैमिली के वेयर हाउस में मिल जाएंगी। और फिर हम मार्शल ली क्लैन के सीक्रेट वेयर हाउस के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर कई सारे चमचमाते वेपन्स एंड ट्रेजर्स पड़े होते हैं। और अब हम अपने एमसी को यहाँ अंदर आते हुए देखते हैं जो कि इस बार सच में इन सब चीजों को देखकर काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड हमारा ये जॉन भी इसे देखकर खुश होता है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि एक लिफ्ट का बटन दबाते हुए हमारे एमसी को ये बता रहा होता है कि इस सीक्रेट वेयर हाउस के बेसमेंट में वो वेपन्स छुपाए गए हैं जिन्हें कई तरह के रीजंस की वजह से सील्ड किया गया था। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी एक्साइटेड एक्ट करते हुए इस जॉन से पूछता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर मॉन्स्टर लेवल के वेपन्स भी हैं जिन्होंने अपने ओनर्स को ही खा लिया था। इसका जवाब में हमारा जॉन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो बड़े अवेयर निकले। एंड फिर वो हमारे एमसी को आगे डराते हुए कहता है कि तुम जैसे ही उस वेपन को हाथ लगाओगे वो तुम्हारी बॉडी और हार्ट दोनों खा जाएंगे। एंड फिर हमारा एमसी भी डरने की एक्टिंग करता है। हमारे एमसी को ऐसे डराने के बाद ये जॉन उससे कहता है कि क्या तुम डर गए? ये सुनने के बाद हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा। एंड फिर हमारा जॉन हंसने लग जाता है एंड वो आगे हमारे एमसी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम उस डेंजरस जगह पे नहीं जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि लिफ्ट ऊपर आ चुकी होती है एंड फिर हमारा एमसी यहाँ इसके अंदर जाने लग जाता है। तभी जॉन इसे कहता है कि मेरा ऊपर बिजनेस है, मैं इसे खत्म करता हूँ, तब तक तुम जाओ नीचे जाकर घूम लो। इसके जवाब में हमारा यंग इस लिफ्ट के अंदर जाते हुए कहता है कि ठीक है अंकल। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है एंड फिर ये हमारा एमसी उसे अलविदा कहता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा यंग अकेला होता है वो राहत की सांस छोड़ते हुए कहता है कि ओह बहुत मुश्किल होता है बच्चों की तरह इनोसेंट एक्ट करना। हमारा यंग हमें आगे बताता है कि सीक्रेट वेयर हाउस के बेसमेंट को ग्रेवयार्ड ऑफ द वेपन्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां काउंटलेस वेपन्स एंड रेलिक्स को सील्ड कर रखा गया है। और फिर इसी के साथ हमारा एमसी भी इस बेसमेंट में आ जाता है एंड फिर वो उसके सामने कई सारे वेपन्स को देखता है। वो हमें बताता है कि मेरे यहाँ आने का कारण एक स्पेसिफिक वेपन है जिसे मैं यहाँ पर आज ढूंढने आया हूँ। एंड फिर हमें इस वेपन का नाम बताया जाता है एंड इस वेपन का नाम है बॉन्डलेस। हमें हमारा एमसी बताता है कि नॉर्मली तो ये एक डैगर की शेप का होता है बट अगर तुम उसके अंदर अपना माना डालो तो तुम इसे किसी भी तरह में बदल सकते हो। मतलब तुम उसे किसी भी तरह के वेपन के अंदर बदल सकते हो। तुम उसकी लेंथ, शेप, वेट एंड अदर प्रॉपर्टीज को भी पूरी तरह फ्रीली चेंज कर सकते हो। वो हमें आगे बताता है कि बॉन्डलेस ये वेपन मेरी पिछली जिंदगी में मेरे थर्ड ब्रदर यानी ली ग्योंगसोक को इसी वेयर हाउस के बेसमेंट में मिला था। जिसके बाद ली ग्योंगसोक यानी थर्ड ब्रदर को बॉन्डलेस की ओवरवेलमिंग इरेगुलरिटी एंड डाइवर्सिटी के कारण एवर चेंजिंग का खिताब मिल गया। एंड फिर हमारा यंग यहाँ खड़ा यही सोच रहा होता है कि इसी टाइटल के कारण ली ग्योंगसोक जो कि थर्ड चाइल्ड था वो फर्स्ट चाइल्ड यानी ओल्डेस्ट ब्रदर की जगह पर पेट्रियार्क बन गया। और उसके बाद उसने मुझे ढूंढा जो कि छुप रहा था एंड उसने मुझे मरवा दिया। एंड अभी के लिए बस मैं इतना ही जानता हूँ। एंड फिर वो आगे सोचते हुए कहता है कि अगर तो मैं चाहता हूँ कि वो सेम चीज फिर से ना हो तो उसके लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी। एंड फिर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि हालांकि इसमें टाइम लगेगा बट मैं सबको एक एक करके चेक करूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को फैला देता है एंड वो आगे कहता है कि इस बार मैं बॉन्डलेस को ली ग्योंगसोक से पहले ही ऑब्टेन कर लूंगा। एंड ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है एंड इस ब्लैक फायर को आगे की तरफ भेज देता है। एंड फिर वो एक एक करके हर डैगर को चेक करने लग जाता है। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी इस ब्लैक फोक की मदद से हर एक डैगर जैसी दिखने वाली चीज को चेक कर चुका होता है बट वो अभी भी बॉन्डलेस को ढूंढ नहीं पाया होता है एंड वो इसी के साथ काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहा होता है। एंड फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपना मन फिर से बना लेता है एंड फिर वो आगे पीछे ढूंढते हुए मन ही मन कहता है कि वो पक्का यहीं कहीं पड़ा होगा, मैंने ही शायद उसे अच्छे से नहीं ढूंढा है। एंड फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो उस डिस्प्ले को देखा जाए। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाता है बट वो एक टेबल के साथ टकरा जाता है। जिसके बाद ये एक रस्टी सी चीज यहाँ से नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि ये एक तरह का डैगर ही है पर इस पे बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ है। इसे देखने के बाद हमारा एमसी भी कंफ्यूज
कंफ्यूज्ड होता है। एंड फिर यंग इस वेपन को उठाते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही रस्टी है, इसकी ऐसी हालत कैसे हुई। एंड फिर तभी हम देखते हैं कि ये ब्लैक फोग इसकी बॉडी से अपने आप निकलने लग जाती है एंड इस डैगर की तरफ जाने लग जाती है। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड फिर हम देखते हैं कि ये ब्लैक फोग इस वेपन के अंदर चली जाती है। हमारा एमसी ये सब देखने के बाद कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, बट फिर उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लग जाता है एंड वो कहता है कि ये अचानक हुआ क्या। तभी फिर हमारा एमसी अपने आप को एक अनजान जगह में पाता है एंड ये जगह वैसी ही उसके इल्यूजन की तरह दिख रही होती है जैसा कि वो अपनी एबिलिटी से देख सकता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी सरप्राइज होता है एंड वो कहता है कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। एंड फिर हम एमसी के आगे पीछे देखते हैं जहाँ पर कई सारे कंकाल होते हैं एंड कई सारी स्वॉर्ड धसी होती हैं। और फिर हम अपने यंग को देखते हैं जो कि यहाँ से उठकर आगे बढ़ने लग जाता है एंड वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या ये मेमोरीज उसी रस्टी वेपन की हैं, पर ये बाकी सब मेमोरीज से काफी ही ज्यादा अलग फील हो रही है। इससे पहले जितनी भी मैंने मेमोरीज पढ़ी हैं दूसरे वेपन्स की, ये सबसे अलग है। मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि मैं जैसे यहाँ सच में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मेरे आसपास की चीजें मुझे बहुत ज्यादा रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले से प्रेजेंट हूँ। एंड अब हम ये भी देखते हैं कि हमारा यंग आगे पीछे देख रहा है ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे से समझ पाए एंड पता लगा पाए वो है कहाँ पे है। पर तभी अचानक हमारे एमसी को कुछ फील होता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा होता है एंड फिर वो बहुत जल्दी से पीछे मुड़ता है। एंड फिर हमारा यंग ये रियलाइज करता है कि वो एक बहुत ही मिस्टीरियस सी शैडो के सामने खड़ा है। एंड मुझे भी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये शैडो है क्या चीज है, क्या ये एक मॉन्स्टर है या एक डीमन। हमारा एमसी इसे देखने के बाद ये सोचता है कि इसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि जिस नेचर ने इसे बनाया है वो भी इससे देखकर डर जाएगी। एंड फिर वो हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि ये एक प्राइमियल मॉन्स्टर है जो कि एक ब्लू कलर के होल से निकला था बहुत साल पहले, यानी एशियन टाइम में। इस मॉन्स्टर ने अपीयर होने के बाद अनगिनत जानों को लिया एंड अनगिनत लोगों को निगल लिया था। एंड ये मॉन्स्टर है एक अपोक्लिप्स रैंक का मॉन्स्टर। और अब हम इसी के साथ हमारे एमसी को इस खतरनाक, इस जाइगेंटिक मॉन्स्टर के सामने खड़ा देखते हैं। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर एक पहाड़ जितना बड़ा है एंड इसकी बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स निकल रहे हैं। इसके इतने बड़े साइज और इसकी प्रेजेंस को देखकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है एंड उसके पांव कांपने लग जाते हैं। वो मनी मन यही सोचने लग जाता है कि अब मैं आज मरने वाला हूँ। एंड वो मनी मन ये भी कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं इस जैसे बीस्ट से लड़ाई कर सकता हूँ। एंड फिर हम अपने एमसी के चेहरे को देख पाते हैं जिसका रंग पूरी तरह उड़ चुका है एंड वो डर से कपकपा रहा है। जिसके बाद हमारा एमसी धीरे धीरे पीछे होने लग जाता है एंड वो मनी मन कहता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद वो धीरे धीरे पीछे होने तो लग जाता है बट वो नीचे गिर जाता है। उसी समय हमारे एमसी को किसी की पैरों की आहट सुनाई देती है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई हमारे एमसी को पीछे से अप्रोच कर रहा है। जिसके बाद हमारा एमसी पीछे मुड़ता है जहाँ पर उसे एक इकलौता बंदा एक लंबी सी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ते हुए देखता है जो कि इस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। इस बंदे को देखने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज्ड हो जाता है एंड वो कहता है कि ये बंदा मेरे पीछे कब आया। पर इससे पहले हमारा यंग कुछ और समझ पाता, ये बंदा अपनी स्वॉर्ड को जोर से पकड़कर इस मॉन्स्टर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ जाता है एंड बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है। और फिर हम इस बंदे को हवा में देखते हैं जो कि अपना अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है एंड हम अब इसको देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के सामने ही होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये बंदा सिर्फ एक सिंगल स्लैश लगाता है जिससे उसके दुश्मन के 2 टुकड़े हो जाते हैं एंड हमें सुनाई देती है इसके बहुत ही खतरनाक दहाड़ने की आवाज। हम देखते हैं कि इस बंदे के अटैक से एक लाइट रे बन चुकी है जो कि इस मॉन्स्टर के पूरे शरीर के बीच से निकली है एंड थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि हमारे इस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के मरने के बाद इसका खून आगे पीछे फैल जाता है जिससे यहाँ पर खून की बारिश होने लग जाती है। और अब हमें हमारे यंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का होता है। हम देखते हैं कि हमारा यंग अभी भी अपनी आंखों के सामने जो हुआ उसको देखकर भरोसा नहीं कर पा रहा था। ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर एक सिंगल अटैक से मारा गया, जरा रुको वो बंदा कहाँ गया। ये रियलाइज करने के बाद हमारा यंग अपने आगे पीछे उस बंदे को ढूंढने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये बंदा हमारे यंग के सामने ही खड़ा है एंड फिर हम इस बंदे को देखते हैं, इसी मार्शल आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि हमारे एमसी की तरफ पीछे मुड़कर देखता है। और फिर ये बंदा हमारे एमसी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही खतरनाक तरह से पूछता है कि तुम हो कौन हो। इस मार्शल आर्टिस्ट का ये सवाल सुनने के बाद हमारे एमसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड फिर हमारा एमसी सरप्राइज होते हुए सोचता है कि क्या ये मुझे देख सकता है। एंड फिर ये मार्शल आर्टिस्ट हमारे यंग की तरफ
तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्यों हो। एंड फिर ये मार्शल आर्टिस्ट हमारे एमसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड को अटैक करने की पोजीशन में लाते हुए कहता है कि ये एक मर्सी का एक्ट है, मैं तुम पे मर्सी कर रहा हूँ एंड मैं तुम्हें बिना किसी दर्द की मौत दे रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही लीथल सी स्ट्राइक हमारे एमसी पर कर देता है। ये सब देखने के बाद हमारा यंग बहुत ही ज्यादा डरा होता है, बट देन हमारा यंग अपनी आंखें इसी बेसमेंट में फिर से खोलता है और यहीं पर यह इल्यूजन खत्म हो जाता है। हमारा एमसी इस इल्यूजन से बाहर आने के बाद बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है एंड उसके शरीर की बुरी हालत होती है, उसके शरीर में पसीना ही पसीना आया होता है। और फिर इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारे एमसी के हाथ से ये रस्टी स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है एंड फिर हम अपने टेंस्ड एमसी को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है एंड फिर वो अभी के सीन को याद करने लग जाता है एंड फिर वो अपने जब हाथ को देखता है उसके हाथ अभी भी कांप रहे होते हैं, उसके शरीर को अभी भी डर लग रहा होता है। वो सोचता है कि वो प्रेशर अभी भी मेरी बॉडी पे है जिस वजह से मेरी बॉडी अभी भी कांप रही है, ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ सच में सच था। पर इससे पहले कि वो अपनी सिचुएशन को स्टेबल कर पाता तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। उसे दिखता है कि ये रस्टी स्वॉर्ड के ऊपर से जितना भी जंग होता है ये गल कर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी फिर से कंफ्यूज्ड हो जाता है एंड फिर वो इसी कंफ्यूजन के अंदर इस स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और फिर जैसे कि हमारा यंग इस वेपन को अपने हाथ में लेता है वो कुछ रियलाइज करता है, वो कहता है कि इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये वही है। और फिर हम देखते हैं कि इसी थॉट के साथ हमारा यंग अपनी उंगली पे एक छोटा सा कट लगाता है एंड एक ब्लड के ड्रॉप को इस स्वॉर्ड पे यानी इस डैगर पे डालता है एंड यंग ये सब करते हुए मनी मन यही कह रहा होता है कि इसी के साथ मैं 10,000 सोल्जर्स का मास्टर बन जाऊंगा। ये एक तरह का मंत्र है जो कि ये एक्टिवेट करने के लिए कह रहा है, ठीक है, यंग कह रहा है। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि इस वेपन के अंदर से ब्लू कलर की लाइट निकलने लग जाती है और फिर ये डैगर हमारे यंग को अपना ओनर भी स्वीकार कर लेता है। ये सब देखने के बाद हमारा यंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड फिर वो इस डैगर की फॉर्म को बदल करके एक स्वॉर्ड कर देता है एंड फिर वो इस स्वॉर्ड को लहराने लग जाता है। और फिर हम कुछ ही देर बाद देखते हैं कि हमारा यंग इस स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देता है एंड वो कई सारी टेक्निक को भी इस स्वॉर्ड के द्वारा परफॉर्म करता है एंड फिर यंग इस स्वॉर्ड को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाते हुए कहता है तो फाइनली मैंने बॉन्डलेस को ढूंढ ही लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा यंग बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वही पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां से हमें किसी की ट्रेनिंग करने की आवाज आ रही होती है और फिर हमें ये पता चलता है कि ये जो ट्रेनिंग कर रहा है ये बंदा और कोई नहीं हमारा यंग है एंड ये बार बार एक ही टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड बार बार उसे फेलियर ही मिल रहा होता है और बार बार फेल होने के कारण हमारा यंग खुद से इरिटेट भी हो जाता है एंड फिर वो हमें ये बताता है कि अब एक हफ्ता हो चुका है मुझे बॉन्डलेस को ढूंढे हुए एंड अब मैंने बॉन्डलेस को एक रिंग की फॉर्म में बदल दिया है एंड देन हमारा यंग अपनी मुट्ठी क्लेंच करते हुए मनी मन सोचता है कि पर वो पहले जो मैंने देखा वो था क्या एंड ये उसी पास्ट की मेमोरी को याद कर रहा है जब वो अजीब सी दुनिया में पहुंच गया था। और फिर ये मनी मन कहता है कि जब उस बंदे ने उस मोमेंट पे डीमन स्प्लिटिंग टेक्निक को यूज किया तो क्या वो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ मुझे उस टेक्निक को दिखाना और उसका सिर्फ नाम बताना चाहता था और वो मेरे को पूरी टेक्निक नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं कमजोर था। और फिर थोड़ी ही देर में यंग परेशान होते हुए कहता है कि चाहे इस टेक्निक की फोर्स कितनी भी थी बट एक्चुअली में वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल यानी परफेक्ट था। और फिर ये सब सोचने के बाद हमारा यंग मनी मन कहता है कि इसी कारण मैं उस जैसे इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि हमारे यंग के चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी है एंड फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है कि पर मैं किसी भी जल्दी में नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करना कंटिन्यू करने लग जाता है और फिर वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए मनी मन यही कह रहा होता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मुझे इस क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था एंड इसी कारण मुझे कोई अच्छी क्लैन टेक्निक भी सीखने को नहीं मिली थी, पर इस बार मेरे पास कोई अच्छी टेक्निक है एंड ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में पहली बार किसी एक अच्छी लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख रहा हूँ। और फिर हमारा यंग जोश में आते हुए कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि वो बंदा मूव कैसे कर रहा था। और फिर तभी हमारा यंग कुछ रियलाइज करता है एंड वो मनी मन कहता है कि रुको जरा, मैं वो व्यक्ति थोड़ी ना हूँ, मैं तो एक अडल्ट भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक 9 साल का बच्चा हूँ। और ये बात तो जाहिर है कि अगर तो मैं उस व्यक्ति यानी उस अडल्ट के मूव्स को कॉपी करूंगा तो मेरे लिए वो चीज उतनी ज्यादा लाभदायक नहीं रहेगी। और फिर इसी के साथ हमारा यंग अपने फाइटिंग स्टैंस में आते हुए मनी मन कहता है कि इसीलिए मुझे नेचुरली और स्लोली ही अपनी बॉडी को इस टेक्निक के साथ अडेप्ट करना होगा। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वो अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है एंड फिर वो मनी मन कहता है कि स्वॉर्ड को उस तरह पकड़ो जैसे तुम्हारी बॉडी को सही लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरी ताकत से स्वॉर्ड को उठाता है एंड वो सेम टेक्निक को परफॉर्म करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि
अगले ही सीन में वो अटैक को लैंड कर देता है एंड इस जमीन की बुरी हालत हो जाती है, यानी यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और इस अटैक के कारण यहाँ धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर इसी धुएं में खड़े हमें हमारे यंग को दिखाया जाता है जो कि खुश होता है एंड वो मनी मन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे सीख चुका हूँ। एंड फिर वो इस अचीवमेंट से खुश होते हुए मनी मन कहता है कि चलो ये तो सीख लिया मैंने, अब मुझे सिर्फ माना यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम को ही ठीक करना है। तभी यंग मनी मन कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे भी मानव को यूटिलाइज करने की कोशिश करूं मैं हमेशा ही उस प्रोसेस में फेल हो जाता हूं। ऐसा लगता है कि मैं उस प्रोसेस की कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को भूल रहा हूं। एंड फिर हम अपने यंग को भी देख पाते हैं जो कि सच में परेशान दिख रहा होता है और फिर यंग निराश होते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे कोशिश ही करनी पड़ेगी। और फिर अब हम इस सीन में ये भी नोटिस कर पाते हैं कि हमारे यंग को कोई पीछे से छुपकर देख भी रहा है। तभी हमारा यंग कहता है कि चलो फिर से ट्राई किया जाए। तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा या बंदी जो भी हमारे यंग को देख रही होती है वो काफी ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देती है और हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा यंग इस स्वॉर्ड से फिर से वो अटैक करने ही वाला होता है तभी ये लड़की हमारे यंग के सामने अचानक ही आ जाती है एंड फिर वो हमारे यंग की स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और फिर इसी के साथ वो हमारे यंग को आवाज भी लगाती है। ये सब देखने के बाद हमारा यंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर इसी के साथ हमें इस लड़की का पूरा चेहरा भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लड़की सच में काफी ज्यादा क्रीपी दिख रही है एंड फिर वो इसी क्रीपी वे में हमारे यंग से पूछती है कि बच्चे तुमने ये स्किल कहां से सीखी। ये सुनने के बाद हमारा यंग सरप्राइज दिख रहा होता है और फिर इसी के साथ हमारा यंग पीछे मुड़कर इस लड़की को देखता है एंड फिर वो हेसिटेट करते हुए इससे पूछता है कि तुम कौन हो ये बताओ। एंड फिर वो मनी मन यही सोच रहा होता है कि काले बाल, ये डार्क सर्कल्स, ये देख के तो यही लगता है कि ये मार्शल ली क्लैन की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, यानी मेन ब्लड लाइन से आती है। तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो कि हमारे यंग का सवाल सुनने के बाद सरप्राइज्ड हो जाती है एंड फिर वो हमारे यंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे सच में नहीं जानते। और फिर वो आगे रियलाइज करते हुए कहती है कि ओह अच्छा, मुझे लगता है कि तुम सच में मुझे नहीं जानते होगे, ऐसा है ना कि मैं ज्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ। और फिर से अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लड़की मुस्कुराते हुए हमारे यंग से उसका नाम पूछती है। वो कहती है कि चलो मुझे अपना नाम तो बताओ, जिसके जवाब में हमारा यंग उससे कहता है कि मेरा नाम यंग है। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद ये लड़की कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है एंड वो हमारे एमसी के हाथ को पकड़कर उसे आगे पीछे झाड़ने लग जाती है एंड वो कहती है कि तुम्हारा नाम जियोल है, मतलब जियोल का मतलब यंग होता है आई थिंक कोरियन में। और फिर वो आगे कहती है कि कितना यूनिक नाम है तुम्हारा, वैसे मेरा नाम ली ग्योंघा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी हम अपने बेचारे यंग को देखते हैं जिसे पटका जा रहा था, जो कि काफी ज्यादा इरिटेट होता है एंड वो मनी मन कहता है ओह ये तो मेरी यंगेस्ट आंट है एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी सबसे छोटी बुआ है। तभी उसे जॉन की बात याद आती है जहाँ पर जॉन उसे इसी आंट के लिए कह रहा होता है कि वो बाकी सबसे थोड़ी अलग है, जिस कारण तुम्हारे दादाजी उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। हमारा यंग ये बातें याद करते हुए कहता है कि मुझे याद है ये सब बातें मुझे जॉन ने यानी उसके अंकल ने उसकी पास्ट लाइफ में बताई थी। और फिर तभी हम अपने यंग को देखते हैं जो कि काफी ही डार्क एक्सप्रेशन देते हुए कहता है कि पर ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वो ये क्यों नहीं कंसिडर करती कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम अपने यंग को बड़ी ही खस्ता हालत में यहाँ जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही बुरी है। ये सब देखने के बाद उसकी आंट उससे कहती है कि यार तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर निकले। और फिर तभी हमारे एमसी की आंट उसे पुकारती हैं। ये सुनने के बाद हमारे यंग की हालत फिर से टाइट हो जाती है एंड फिर तभी हम देखते हैं कि उसकी आंट फिर से उसी डार्क एक्सप्रेशन से उससे पूछती हैं कि बच्चे तुमने ये स्किल कहाँ से सीखी। ये सवाल सुनने के बाद हमारा यंग डरते हुए इससे पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों पूछा। इसके जवाब में ये औरत हमारे यंग को बताती है कि जो टेक्निक तुमने अभी इस्तेमाल करी वो एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है और मुझे एंशिएंट मार्शल आर्ट्स बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और इसी कारण मैं तुमसे ये पूछ भी रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी यंग की आंट उससे एक्साइटेड होते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि कहीं साल पहले यानी एंशिएंट समय में एंशिएंट मॉन्स्टर हुआ करते थे एंड इसी के साथ वो हमारे यंग को कुछ निकाल के देने लग जाती है एंड फिर हम देखते हैं कि ये चीज कुछ और नहीं एक किताब होती है एंड वो हमारे यंग को कहती है कि ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये किताब लेने के बाद हमारा यंग सरप्राइज्ड होता है एंड वो कहता है कि एक तोहफा एंड तभी ये औरत हमारे यंग को कहती है कि हाँ एक तोहफा, जल्दी से इसे खोलो। हम देखते हैं कि हमारा यंग इस किताब को अपने हाथ में लेने के बाद इसके पेज पलटाने लग जाता है एंड फिर वो इसे देखते हुए मन ही मन कहता है कि इसकी हैंड राइटिंग के कारण इसे पढ़ना मुश्किल हो रहा है, बट ऐसा लगता है कि ये एक माना टेक्निक है। और फिर वो आगे कहता है कि ना सिर्फ इसके अंदर माना टेक्निक है, यहाँ पे कई सारी चीजें मार्शल आर्ट के बारे में भी लिखी गई हैं। यंग इस किताब को आगे पढ़ते हुए कहता है कि इस किताब में लिखे गए मार्शल आर्ट्स के लेवल काफी ही ज्यादा हाई हैं, जिस कारण मुझे इसे समझने में काफी दिक्कत भी हो रही है। और फिर हमारा यंग आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि जितनी सारी अफवाहें भी मेरी आंट के बारे में फैलाई जा रही हैं वो सच नहीं है। और फिर तभी हमारा यंग ये किताब पढ़ते हुए अपनी आंट से पूछता है कि ये क्या है। हमारे यंग का
ये सवाल सुनने के बाद उसकी आंट काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड फिर वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि तुम इस पार्ट की बात कर रहे हो। एंड फिर वो आगे बताती है कि ये एक पुराने जमाने की माना टेक्निक है और इस टेक्निक के अंदर माना पाथ्स को एज अ बेसिस यूज किया जाता है। और फिर ये आंट उसे आगे बताती है कि पुराने जमाने में माना सर्कल को इस्तेमाल ना करके माना पाथ्स को ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था। हमारी मॉडर्न माना टेक्निक के अंदर हम अपने माना को अपने हार्ट के अंदर यानी अपने दिल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें पुरानी जितनी भी माना टेक्निक्स हैं उन्हें कचड़े की तरह देखना चाहिए? अपनी आंट की ये सब बातें सुनने के बाद हमारा यंग सरप्राइज्ड होते हुए मन ही मन कहता है कि इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और फिर तभी उसकी आंट फिर से कह पड़ती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी माना टेक्निक्स जो अभी की हम माना टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं गुना बेटर भी हो सकती हैं। और फिर वो आगे कहती हैं कि हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के बारे में ही ढूंढ रही हूँ, बट यहाँ फिर भी बहुत ही कम रिकॉर्ड्स हैं यानी इन ओल्ड मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बारे में। अपनी आंट की ये सब बातें सुनने के बाद हमारा यंग ये रियलाइज करता है कि उसकी आंट इनडायरेक्टली बॉन्डलेस की माना टेक्निक की बात कर रही हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा यंग अपनी आंट को कहता है कि आंट अब थोड़ी देर रुकिए, जिसके बाद वो कहीं को भाग जाता है। ये सब देखने के बाद उसकी आंट कहती हैं कि क्या हुआ। इससे पहले कि उसकी कंफ्यूज्ड आंट कुछ और सोच पाती, हमें सीन फिर से हमारे यंग का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे यंग ने अपने हाथों में अपनी तलवार को ले रखा है एंड फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कंसंट्रेट करने लग जाता है एंड मनी मन कहता है कि माना हार्ट से जो माना निकलता है वो पूरी बॉडी में जाता है। और फिर अब हम देख पाते हैं कि उसका माना उसके हार्ट से निकलकर पूरी बॉडी में जा रहा है। तभी हमारा यंग मनी मन कहता है कि मैं जितना भी माना मेरे माना सर्कल में जाएगा मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा और इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ माना पाथ का इस्तेमाल करूंगा। और इसी समय पे हमारा यंग अपनी आंखें भी खोल देता है एंड फिर वो मनी मन कहता है कि यही वो माना यूटिलाइजेशन टेक्निक है उसी बंदे की जो मैं समझ नहीं पा रहा था और ये उसी पुराने मार्शल आर्टिस्ट की बात कर रहा है। एंड फिर इसी के साथ वो अटैक करते हुए मनी मन कहता है कि इस बार ये काम करेगा एंड हम देखते हैं कि वो अटैक कर देता है और ये अटैक पिछले अटैक से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हम देखते हैं कि इस अटैक को देखने के बाद उसकी आंट और हमारा एमसी दोनों काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि ये टेक्निक देखने के बाद हमारा एमसी काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो मनी मन कहता है कि मैंने ये कर दिखाया एंड वो कहने ही वाला होता है कि ये सक्सेसफुल रहा, पर उससे पहले ही उसकी आंट उसकी तरफ तेजी से आ जाती हैं एंड उसे पकड़ के कहती हैं कि कैसे तुमने इसे कैसे किया। और फिर वह हमारे परेशान एमसी से पूछती हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एम्पलीफिकेशन टेक्निक है, क्या मैं सही कह रही हूं? अपनी आंट का इतना क्रेजी रिएक्शन देखने के बाद हमारा यंग परेशान हो जाता है एंड फिर वो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये एम्पलीफिकेशन टेक्निक ही है। ये सुनने के बाद उसकी आंट फिर से उसे झंझोड़ते हुए पूछती हैं कि तुमने इसे किया कैसे? इसके जवाब में हमारा यंग कहता है कि मैंने बस कर दिया। ये सुनने के बाद उसकी आंट इरिटेट हो जाती हैं एंड वो उससे पूछती हैं कि हाँ कर तो दिया बट किया कैसे? एंड फिर अब हम अपने यंग को देख पाते हैं जो इन सवालों से परेशान होते हुए अंत में उससे कहता है कि अच्छा मुझे तुम्हें ये बताना क्यों चाहिए? ये सब सुनने के बाद उसकी आंट उससे कहती हैं कि जो मैंने किताब तुम्हें दी थी उसी से तुम इस सब के बारे में समझ पाए हो, इसीलिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। वो आगे हमारे यंग को बताती हैं कि मैं पिछले 10 साल से लगातार इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ रही हूँ। जब मुझे इस क्लैन से निकाल दिया गया था उसके बाद भी मैंने इसकी खोज जारी रखी, तो प्लीज मुझे इसके बारे में बता दो, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सब सुनने के बाद हमारा यंग परेशान हो जाता है एंड फिर वो कुछ कह भी नहीं पाता है। और फिर फाइनली हमारा यंग अपनी आंट को कहता है कि तुम्हें मुझसे 3 वादे करने पड़ेंगे। ये सुनने के बाद उसकी आंट उससे पूछती हैं तो क्या हैं वो वादे? तभी हमारा यंग बोल पड़ता है कि पहली बात तो ये कि तुम मेरे बारे में किसी और से बात नहीं कर सकती हो जब तक कि मैं तुम्हें उसके लिए परमिशन नहीं देता हूँ। ये सुनने के बाद उसकी आंट कंफ्यूज्ड होते हुए उससे पूछती हैं कि तब भी नहीं जब मेरे बड़े भाई यानी तुम्हारे फादर ने पूछा तब भी मैं तुम्हारे बारे में नहीं बता सकती हूँ, ऐसा क्यों? इसके जवाब में हमारा यंग सांस छोड़ते हुए कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं। ये सुनने के बाद उसकी आंट उससे कहती हैं कि ओह अच्छा ऐसा है क्या? मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं। और फिर अब हम अपने यंग को देख पाते हैं जो अपनी आंट की ये बातें सुनने के बाद ये नोटिस करता है कि वो काफी सैड दिख रही हैं। तभी हमारा यंग उसके सामने उसकी दूसरी शर्त रखता है एंड वो उससे कहता है कि दूसरी बात तो ये कि तुम आगे से कभी भी मुझसे झूठ नहीं कहोगी, और मैं ये इस कारण कह रहा हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे पे सच में भरोसा कर पाएं। और फिर अब हम देखते हैं कि अपनी नेफ्यू की ये सब बातें सुनने के बाद ये आंट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है एंड फिर तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फिर से डिटरमाइन हो चुकी हैं एंड वो कहती है कि ठीक है मैं ये सब शर्तें मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तो चलो मुझे आखिरी शर्त बताओ। और फिर इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा यंग अपनी आंट को कहता है कि तीसरी शर्त है कि
और फिर इसी के साथ ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है एंड इसी के साथ ये पार्ट और ये एपिसोड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई नो कि वीडियो काफ़ी छोटी है बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काफ़ी ही ज़्यादा परेशानी में फंस चुका हूँ बिकॉज मेरा नया स्कूल स्टार्ट हुआ है एंड मेरे को मैनेज करने में काफ़ी ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत। तो मतलब सिंपल सरल सी बात यह है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सेटल होने के लिए ताकि मैं यूट्यूब और अपनी स्टडीज़ को साथ में मैनेज कर पाऊँ। बट अभी के लिए मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी स्टडीज़ हैं। अगेन मतलब यूट्यूब भी इंपॉर्टेंट है, मैं तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। तो या अभी के लिए तुम्हें छोटी छोटी वीडियो से काम चलाना पड़ेगा फॉर लाइक 1 और 2 वीक्स। उसके बाद मैं तुम्हें बड़ी वाली वीडियोस ला के दूंगा। आई नो मैं तुमसे काफ़ी वादे कर चुका हूँ बट स्टिल बिलीव मी ऐसा होगा, आगे काफ़ी अच्छी वीडियोस आएंगी। तो या अभी के लिए तुम थोड़ा माफ़ कर दो मुझे। एंड या अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिले एंड मुझे मोटिवेशन मिले बनाने के लिए। एंड या मतलब तुम मेंबरशिप भी ले सकते हो ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाए बाकी सबसे। तो या यही कहना था, सो माफ़ करना मुझे। तो तब तक के लिए चलता हूँ मैं, बाय बाय, sayonara। सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।